बिराना स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपके डाउट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि हम उनका समाधान कर सकें। दोस्तों, कल मूल अधिकारों के पार्ट 1 वीडियो में आपने 4 मूल अधिकार पढ़े। पहला मूल अधिकार समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आपने पढ़ा था स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मूल अधिकार आपने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा मूल अधिकार आपने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इस वीडियो में अगले मूल अधिकारों का हम जिक्र करें तो 5वें नंबर का मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 2 अनुच्छेदों में इसका जिक्र है 29 और 30 में। इनको देखें अनुच्छेद 29 को, तो 29 में स्वभाषा, स्वलिपि, स्वरीति रिवाज संरक्षित करने का अधिकार है। संस्कृति का मतलब भी यही होता है, अपनी कोई भाषा विशेष है, अपना कोई लिखने का ढंग विशेष है, अपने कोई रीति रिवाज संस्कार है, तो उनको हम भारत में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यह अधिकार हम नागरिकों को अनुच्छेद 29 में मिला हुआ है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की छूट प्रदान की गई है। अब पहली बात तो आप ये गौर कर लें कि मूल अधिकारों में ही आप शिक्षा संबंधी तीसरा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। कल आपने पहला शिक्षा संबंधी अनुच्छेद पढ़ा था 21 के या 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कल के ही वीडियो में आपने पढ़ा अनुच्छेद 28, जिसमें शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत किसी धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाई गई। और मूल अधिकारों में शिक्षा से जुड़ा हुआ आप अगला अनुच्छेद पढ़ रहे 30, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की अलग से स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। बात करें अल्पसंख्यक वर्गों की तो भारत में शुरुआत में इनकी संख्या 5 थी, लेकिन 2014 में जैन समुदाय को और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या हो गई है 6। इससे पहले 5 अल्पसंख्यक और भी थे, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। 2014 में शामिल कर दिए गए जैन। अल्पसंख्यक वर्ग हो गए 6, अलग से अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब भाई हमारे मूल अधिकार हो गए हैं 5। पहला आपका समानता 14 से 18, दूसरा था स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा था शोषण के विरुद्ध 23-24, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा भी आपने पढ़ा संस्कृति शिक्षा 29-30। छठवां मूल अधिकार होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए, अब से पहले लगातार क्रम से ही हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे, जैसे समानता 14 से 18 में पढ़ी, फिर स्वतंत्रता 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा 29 से 30। अब गैप आ गया है, अब 31 हमको छोड़ना है। इसलिए छोड़ना है, पिछले वीडियो में भी हमने आपसे जिक्र किया, पहले संपत्ति का जो मूल अधिकार हुआ करता था वो 6वें नंबर पे अनुच्छेद 31 में आया करता था, लेकिन 1978 में उसको हटा दिया गया। तो जो पहले 7वें पे था वो 6वें नंबर पे आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समझे? प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2 तरीका से आता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। प्रस्तावना नहीं मिले वैसे में तो प्रस्तावना का दूसरा नाम मिलेगा उद्देशिका। लेकिन यदि प्रश्न में अंबेडकर महोदय को जोड़ करके पूछा जाए, अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है,
तो निश्चित रूप से हम अनुच्छेद 32 पर गौर करेंगे। अंबेडकर महोदय को हटा करके प्रश्न यदि बनता है संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी अंबेडकर जी को जोड़ करके पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है संविधान की आत्मा है। तो अंबेडकर महोदय के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, यदि विकल्प में अनुच्छेद नहीं हो, मूल अधिकार दे रखे हों, तो 32 में जो मूल अधिकार है उसको अपन अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा मानेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ट्रीटमेंट के रूप में हमें क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 32 इस बात का प्रावधान करता है कि यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो तो भारत के दो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 139 में और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में निम्न 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। रिट की हिंदी भी एसएससी पूछ लेती है। रिट का मूल अधिकारों के संबंध में मतलब होगा समादेश। वैसे हिंदी में हो प्रश्न आया एसएससी में, मूल अधिकारों के मामले में न्यायालय जारी कर सकता है, तो उसमें विकल्पों में थे आदेश, याचिका, प्रतिषेध, समादेश। तो यहाँ पर रिट अंग्रेजी का वर्ड WRIT, मूल अधिकारों के मामले में इसकी हिंदी निकालेंगे तो समादेश होगी। अब रिट कितने प्रकार की होती हैं, तो रिट टोटल कितने प्रकार की हैं, 5। कौन जारी कर सकते हैं, तो दो न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च। सर्वोच्च को यह अधिकार मिला हुआ है 139 में और उच्च को मिला हुआ है 226। देखिए मूल अधिकारों के संबंध में भारत के दोनों न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च, 5 प्रकार की रिट, हिंदी में बोलें तो समादेश जारी कर सकते हैं। रिट सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो देखते समय स्विच नहीं रहे मानसिक रूप से। इनमें रिटों में 3 चीजें अपन को गौर करनी है। पहली बात ये सीखनी है कि इस रिट को कौन जारी करता है। दूसरा तथ्य हमको सीखना है किसे जारी की जाती है। तीसरा बिंदु हमको ये सीखना है कब जारी की जाती है। तो रिटों को समझने के लिए 3 तथ्यों पर हमको गौर करना पड़ेगा। पहला तथ्य है किसी रिट को कौन जारी कर सकता है, किसके लिए जारी की जाती है, कैसी कंडीशन में, कैसी स्थिति में जारी की जाती है। तो एक एक रिट 5 को पढ़ेंगे, गौर से आप समझने की कोशिश करें। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में हेबियस कार्पस इसको बोलते हैं। हमको हमारे तीनों प्रश्नों पर गौर करना है। पहला प्रश्न है कौन जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को कौन जारी करता है, तो इसे न्यायालय जारी करता है। 5 रिटों के मामले में पहले प्रश्न का उत्तर सेम होगा। कौन जारी करता है, तो 5 ही रिटों को न्यायालय जारी करता है। और इसमें ज्यादा अंदर जाने की हम कोशिश करें तो न्यायालय में 2 न्यायालय जारी करते हैं। एक सर्वोच्च जारी कर सकता है 139 में, एक उच्च जारी कर सकता है 226 के अंतर्गत। बंदी प्रत्यक्षीकरण में दूसरी बात ये सीखनी है कि ये रिट किसे जारी की जाती है। तो ये रिट पुलिस को जारी की जाती है। तीसरा तथ्य हमारा यह है कब जारी की जाती है, जब पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश नहीं किया गया हो। कल हम जिक्र कर रहे थे 22 का। 22 हम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना जरूरी है। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, 24 घंटे में न्यायालय में भी पेश नहीं किया, निश्चित रूप से मूल अधिकार का हनन हो गया। तो ऐसे समय पर न्यायालय पुलिस के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। सीधा जो भावार्थ दिखाई दे रहा है इन शब्दों में, बंदी गिरफ्तार व्यक्ति को बोलेंगे, प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सामने लाओ।
इस रिट के द्वारा न्यायालय पुलिस को यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए ताकि गिरफ्तारी के कारणों का परीक्षण किया जा सके। प्रश्न जो आता है, थोड़ी सी लाइन ऐसे होती है कि अवैध गिरफ्तारी के मामले में न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट है, तो जब 24 घंटे में व्यक्ति को न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस गिरफ्तारी को वैध भी नहीं कह सकते, अवैध गिरफ्तारी हो जाती है। और अवैध गिरफ्तारी के मामले में कौन सी रिट जारी की जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट तो ये हो गई। दूसरी रिट है परमादेश, मैंडेमस भी इस रिट को कहा जाता है। तीनों ही प्रश्नों पर इस रिट में गौर करना है। पहला प्रश्न है कौन जारी करता है, तो आपको मैंने बताया 5 रिटों को एक ही जगह से जारी किया जाता है, न्यायालय। दूसरी बात आ रही है भाई किसे जारी की जाती है, तो ये लोक सेवकों को जारी की जाती है। लोक सेवक, लोक का मतलब है जनता, सेवक का मतलब है सेवा करने वाले। कोई भी जो गवर्नमेंट की नौकरी करता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, भले जनता का खून पिए लेकिन उसे बोलते लोक सेवक ही, और लोक सेवकों को जारी की जाती है। तीसरा बिंदु कब जारी की जाती है, तो इसको जब कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा हो। कोई भी कर्मचारी है जो उसके दायित्व हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, उनका सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय पर उस लोक सेवक के खिलाफ न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश। तो अब अपन की रिट हो गई है 2, उनमें से एक तो पुलिस को जारी की जाती है, एक जारी की जाती है लोक सेवक को। तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो भी इसको कहा जाता है। इस रिट को कौन जारी करता है, तो न्यायालय। किसके लिए जारी की जाएगी? तो लोक सेवक। तो अभी आप समझ गए होंगे कि लोक सेवकों को 5 में से 2 रिट जारी की जाती हैं। एक तो परमादेश रिट लोक सेवकों के लिए है, एक अधिकार परीक्षा रिट लोक सेवकों के लिए है। अधिकार पूछने वाली रिट है ये। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय किसी लोक सेवक से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर आसीन है। आसीन है मतलब बैठा हुआ है। तो देखिए हमारे देश में जैक जुगाड़ भी चल जाते हैं। कोई कम योग्यता का व्यक्ति यदि उच्च पद पर आसीन हो गया है और बाद में उसका पता चलता है, तो न्यायालय उससे ये पूछ सकता है कि आप योग्य तो नहीं है, फिर भी किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो। तो ये रिट है अधिकार परीक्षा। तो अपन की 5 रिटों में से 3 रिट हो गई। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पुलिस को जारी की जाती है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। दूसरी रिट है परमादेश, जिसमें न्यायालय किसी लोक सेवक को उसके सही कर्तव्य पालन का आदेश दे सकता है। तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा, जिसमें न्यायालय किसी लोक सेवक से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर आसीन है। अब अगली जो 2 रिट हैं उनको एक साथ आप सीखने की कोशिश करेंगे। एक है उत्प्रेषण, एक है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। पहला प्रश्न जो हम बात कर रहे थे कौन जारी करता है, तो इन दोनों ही रिटों को कोई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बात ये आती है किसे जारी की जाती है, तो ये दोनों ही रिट निम्न न्यायालयों को जारी की जाती है। देखिए न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। सर्वोच्च, एक होता है उच्च, एक होता है
अधीनस्थ। तो यहां जो इन दोनों रिटों में मैंने उच्च जो शब्द लिखा है, न्यायालय के लिए नहीं लिखा है। उच्च का मतलब है ऊंचा। इन दोनों रिटों को कोई ऊंचा न्यायालय है। निम्न का मतलब है नीचा। अपने नीचे न्यायालय को जारी कर सकता है, क्योंकि निम्न नाम का तो कोई न्यायालय होता नहीं है। इससे मतलब ये समझे, जैसे अधीनस्थ की बात करें तो इसके लिए तो ये दोनों ही उच्च हैं। उच्च की यदि बात करें तो इसके लिए उच्च हो जाएगा सर्वोच्च। सर्वोच्च के लिए यदि निम्न ढूंढे तो उच्च और अधीनस्थ दोनों होंगे। उच्च के लिए यदि निम्न ढूंढे तो एक निम्न होगा अधीनस्थ। अब बात करें तीसरा बिंदु कब जारी की जाती है, तो इस रिट के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय से किसी मुकदमे की पत्रावली को अपने पास मंगा सकता है। इस रिट के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को ऐसे मुकदमे की सुनवाई से रोक सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर। देखिए, न्यायालय तीन है और तीनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र भी हैं। दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है, सुनवाई उसकी सर्वोच्च न्यायालय में होगी। उच्च न्यायालय के अलग है, अधीनस्थ न्यायालय के अलग है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की गड़बड़ी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कोई उच्च न्यायालय यदि उस गड़बड़ी की सुनवाई कर रहा है तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले की सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे समय पर कोई उच्च न्यायालय अपने निचले वाले न्यायालय को कौन सी रिट जारी करेगा? प्रतिषेध। तो देखिए, ये मूल अधिकारों के मामले में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमें 5 प्रकार की रिट मुहैया कराता है। एक रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण पुलिस को जारी की जाती है। परमादेश लोक सेवक को जारी की जाती है। अधिकार प्रक्षा लोक सेवकों को जारी की जाती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण को कोई उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के लिए जारी कर सकता है। बात करें मूल अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वादों की। पहला वाद, मेन वादों की बात कर लेते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। मूल अधिकारों से रिलेटेड अलग अलग समय पर सर्वोच्च न्यायालय में ये 3 प्रमुख वाद दायर किए गए। वाद से मतलब होता है एक तरह से मुकदमा माने, और मुकदमा कभी भी एक व्यक्ति नहीं लड़ता, उसके 2 पक्ष होते हैं। और यहाँ पे हर जगह 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष शंकरी प्रसाद, दूसरा पक्ष भारत संघ, एक पक्ष गोलकनाथ, दूसरा पंजाब राज्य, तीसरा पक्ष केशवानंद भारती केरल राज्य। तीनों ही बार इन तीनों व्यक्तियों में, शंकरी प्रसाद ने 51 में, गोलकनाथ ने 67 में, केशवानंद भारती ने 1973 में एक सवाल सर्वोच्च न्यायालय में पूछा। संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन की जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद चाहे तो हमारे संविधान में संशोधन कर देती है, लेकिन इन्होंने ये पूछा कि मूल अधिकार जन्मजात अधिकार है, जीवन जीने के लिए अनिवार्य अधिकार है, तो क्या पार्लियामेंट मूल अधिकारों में या भाग 3 में संशोधन कर सकती है? पहले वाद में 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, बिल्कुल, संसद मूल अधिकारों में भी
संशोधन कर सकती है। 15-16 वर्ष के बाद गोलकनाथ ने फिर ये वाद दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व फैसले से पलट गया। इससे पूर्व फैसला ये था कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो पलटते हुए इस मामले में ये फैसला दिया कि संसद और कहीं संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती ने जब 1973 में वाद दायर किया ऐसी बात को लेकर के कि क्या संसद मूल अधिकारों में भी किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, तो एक बार सर्वोच्च न्यायालय फिर अपने पूर्व फैसले से पलट गया। इससे जस्ट पूर्व में फैसला यह था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनली ये स्पष्ट कर दिया कि संसद मूल अधिकारों में और संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। मूल ढांचे से मतलब है प्रस्तावनाओं, मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन हो सकता है। वादों से बड़ी एग्जामों तक खूब प्रश्न आए हैं और खास प्रश्न इनके जिक्र करने से यह है किस वाद से यह स्पष्ट हो गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो विकल्पों में हमको ऐसे 4 मुकदमे दिए जाएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फाइनली रूप से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 से यह स्पष्ट हो गया है कि संसद मूल अधिकारों में और मूल ढांचों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। और समय समय पे इसके बाद आप देख भी रहे हैं संशोधन हुए भी हैं। जैसे 44वां संशोधन 1978 में हो गया, संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। 86वें संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 21 को साफ लेकर के शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, ये स्पष्ट हो गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 से। मूल ढांचे प्रस्तावना में भी अब संशोधन हो सकता है। खूब प्रश्न आता है अब तक प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो केवल एक बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो 1976 में हुआ 42वां संशोधन, तो 1973 के बाद ही हुआ। 3 शब्द इस संशोधन से जोड़े भी गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। तो ये मूल अधिकारों से जुड़े हुए प्रमुख वाद थे। बात करें क्या मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है, तो बिल्कुल पार्लियामेंट चाहे तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कभी कभार कोई प्रश्न हमने ऐसे देखे भी हैं कि मूल अधिकारों को लागू या प्रवर्तित कराने का अधिकार है, तो यह में संसद को घुसाने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार न्यायालय। मैंने अभी आपको रिटो में बताया किसी भी प्रकार का कोई बैन आता है, कोई हनन करता है मूल अधिकारों का, तो न्यायालय ही तो 5 प्रकार की रिटों से इनको लागू या प्रवर्तित करने के लिए कार्य करता है। तो देखो प्रतिबंध लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा, लेकिन लागू और प्रवर्तित कराने का अधिकार न्यायालय को होगा। तो ये दोनों पार्टों में आपके मूल अधिकारों वाला टॉपिक पूर्ण हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक न्यू वीडियो अपडेट होता रहे। साथ में आपकी कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से संबंधित, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपका समाधान किया जा सके। थैंक यू।